10 लाख लोग डिपेंडेंट हैं H1B वीज़ा पे, इंडियंस हुँ, तकरीबन, जिसमें कि जो एक्चुअल वीज़ा होल्डर हैं और उनके परिवार वाले। तो और जो जस्टिस डिपार्टमेंट की जो इस वक्त अटॉर्नी जनरल हैं पैम बॉन्डी, तो इन्होंने वादा किया था, तो मागा उनको बाकायदा सारी लंतरानी सुनाते हैं कि आपने वादा किया था, आप क्यों नहीं रिलीज कर रही पूरी एप्स्टीन फाइल। और उन्होंने वाकई कहा था और बदल गई, अब कह रही नहीं कुछ नहीं है, अब तो बस ऐसे ही वो सब ठीक है। पूरा है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब, हुँ, आप न्यूयॉर्क को जानते हैं, निधि साहब की भी नजर रहती है, तो न्यूयॉर्क में ये मीडिया को 50 साल इन्होंने झेला है, न्यूयॉर्क का मीडिया। हुँ, पेज 3 के ये सेलिब्रिटी होते थे हुँ, 50 साल प्लस। हुँ, आप सोच लीजिए, हुँ। ये बंदा जानता है मीडिया को कैसे खेलना है और एक एक इश्यूज छोड़ने के ये मास्टर हैं। हुँ। तो डोनाल्ड ट्रम्प को इसमें कोई पीछा नहीं कर सकता। लेकिन नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। मेरे साथ हैं सलीम रिज़वी जो अमेरिका से इस वक़्त हम यहाँ जुड़े हैं। इस समय आज जो है 21 सितंबर है और इस समय भारत-पाकिस्तान का मैच भी चल रहा है। पर हमारे बीच में ये समय ही मुनासिब था और हम लोग बात करेंगे जो जो नई गाज़ गिरी है हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच जो H-1B वीज़ा को लेकर जो नया फ़ैसला आया है, जिसमें व्हाइट हाउस ने कहा है कि अब जो भी H-1B वीज़ा जिनको चाहिए वो उनको $1,00,000 देने पड़ेंगे और उसके बाद अगर ताकि आप ये साबित कर सकें कि वो जो टैलेंट आ रहा है, जो व्यक्ति आ रहा है काम करने, वो बहुत कीमती है और बहुत काम का है, तो आप हमको इसके पैसे दीजिए और हर साल इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब मोटे तौर पे ये है कि अब H-1B वीज़ा पॉलिसी जो है, वो लगभग एक तरह से उसपे ही कुल्हाड़ी मार दी गई है और उसको समझा जा रहा है कि अब वो अ अ, खत्म कर दी जाएगी या नए तरीके इसके ढूँढने पड़ेंगे। अ, हालाँकि ये बात भी सच है कि जब से डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बने हैं, तो रोज़ उनके नए फरमान जारी होते हैं और उनमें से कुछ बदलते हैं, कुछ नहीं बदलते हैं, कुछ टल जाते हैं। तो मूड स्विंग सिर्फ़ उनके फरमानों का नहीं है, मूड स्विंग उन उसके इम्प्लीमेंटेशन का भी है, जो कि कई देशों के साथ हम देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा उन्होंने चीन पर चढ़ाई की थी टैरिफ की, फिर बाद में वो एक तरह से सुलट गई। फिर उन्होंने भारत पर बहुत सारा टैरिफ लगा रखा है और वो फिर अभी कायम है और देखते हैं कि वो किस तरह से आगे बढ़ता है। कनाडा के साथ भी उनका साथ ऐसा रहा जहाँ पे वो एक तरह से तो वो भी एक अलग तरह से खेल चलता है उनका और उसको दुनिया अभी तक ये समझ नहीं पा रही है कि इसको हमको कितनी गंभीरता से लेना है और इसके लिए करना क्या है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जब दुर्गति होती है मार्केट की, जो लोग चीज़ें बनाते हैं, जो लोग काम करते हैं और भारत का बहुत सारा निवेश सबसे ज़्यादा जो आईटी में है, जिसको लेकर हम पिछले 15-20 सालों से ये कहते रहे हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा जो ग्लोबल इंडस्ट्री में हमारी भागीदारी, कंट्रीब्यूशन और जो जिस तरह से है। तो अभी ये बहुत ताज़ा-ताज़ा घाव है H-1B वीज़ा का सलीम, तो इसको लेकर अभी अमेरिका में क्या चल रहा है? यहाँ पर तो काद हाहाकार मचा हुआ है, जैसे कि हम देख सकते हैं। आधे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, पर इसके जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, उसके जो असर हैं, वो सिर्फ़ उन लोगों पे नहीं जिनके जिनकी नौकरियाँ इसमें फँसने वाली हैं या जो कंपनियाँ जिनका धंधा फँसने वाला है। बहुत सारे लोगों के परिवार हैं, बहुत सारे लोगों के जो जिन पर इनका असर पड़ता है। एक एक अपने आप में बड़ी इंडस्ट्री है जो H-1B वीज़ा की है। सलीम। शुक्रिया निधीश, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक सिर्फ मामला नहीं है कि भाई किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक वीज़ा पॉलिसी रोक दी और कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए कि साहब अब नौकरी के लिए किसको आप हायर करेंगे और साहब किसको नहीं करेंगे और कितनी फीस देंगे वगैरह वगैरह। 10 लाख लोग डिपेंडेंट हैं H1B वीज़ा पे, इंडियंस हुँ, तकरीबन, जिसमें कि जो एक्चुअल वीज़ा होल्डर हैं और उनके परिवार वाले। तो अब इस पूरी सूरत हाल में आप ये देखें कि ये जिस वक्त ये डिक्लेरेशन हुआ है प्रोक्लेमेशन की शक्ल में, तो एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई क्लियर चीज़ बताई नहीं गई उसमें। लटनिक साहब जो वीडियो में जब वो साइन कर रहे थे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ट्रम्प साहब, तो वो जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं इनके, जो कि एक डिपार्टमेंट है, मतलब कॉमर्स जो इससे डील कर रहा है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है, इमिग्रेशन का जो पूरा डिपार्टमेंट है जो होमलैंड सिक्योरिटी के अंडर आता है वो है, स्टेट डिपार्टमेंट है, और ये कॉमर्स डिपार्टमेंट। तो कॉमर्स सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं सीधे कि वो हर साल जो है $1,00,000 H-1B लेने वालों को देना पड़ेगा और वो 21 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो ये सब से पूरा एक यहाँ
ज़ाहिर है कि लोगों में परेशानी पैदा हो गई। बहुत से लोग जो जा रहे थे H-1B होल्डर्स इंडिया के फ्लाइट्स में थे, तो ऐसे वीडियोज़ सामने आए हैं, वायरल हुए हुए हैं कि उन लोगों को वापस फ़ोन कॉल्स आई एम्प्लॉयर्स से कि भाई आप ऐसा करें कि ना जाएँ, नहीं तो वहाँ पे यू विल बी वहाँ पे स्ट्रैंडेड, मतलब फिर अब वापस आना मुश्किल हो फँस जाएगा, जाएँगे आप जाके। जी। फँस जाएँगे। तो अब उसमें जो है बड़े पसोपेश में लोग फ्लाइट पे बैठे हुए हैं, आप फ़ोन आ रहा है, उसी वक़्त एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ था। तो इस तरह के मामलात भी हुए, तो लोगों ने जाना तर्क किया, मतलब छोड़ा, एयरक्राफ्ट से उतरे। ये एमिरेट्स की एक फ्लाइट थी और पता नहीं कितना हुआ, सैन फ्रांसिस्को का वाक़या है, कम से कम एक वीडियो मैंने देखा। तो ये सारी आप देखें कि हालत क्या हो रही है। ये एक्चुअल टर्म्स में लोगों को जिस तरह की मुश्किलात होती हैं, उन्होंने यहाँ घर खरीदे हुए हैं, 4-4 साल से लोग हैं, 5-5, 6-6 साल से। क्योंकि एक बार 3 साल के लिए मिलता है, फिर उसको रिन्यू करें आप वीज़े को वो 6 साल पे होता है। फिर आप खरीद लेते हैं लोग, ये अच्छा होता है। गाड़ी खरीद लेते हैं और ये सारी चीज़ें सारे लोन पे होती हैं यहाँ पे, वो तो लगभग मान लेते थे कि एक तरह से एक आपकी नागरिकता आप सेटल होने चले गए हैं, अब इसका अगला पड़ाव शायद ग्रीन कार्ड या वहाँ की नागरिकता है। लोग ये मान के इस एग्ज़ैक्टली, तरह से चलते थे और वो सडनली वो जो बात है कि एकाएक आपको वो इंटरप्ट हो बिल्कुल। जाती है, एकदम से रुक जाती है। जी। बिल्कुल सही कहा आपने। यही माइंडसेट होता है कि भई 6 साल काम करते हैं तो फिर ये अप्लाई कर देते हैं। प्रोसेस भी यही कि आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें तो एम्प्लॉयर बैक्ड वो पिटीशन होती है और उसमें ये है कि ज़ाहिर है बैकलॉग बहुत लंबा है, करीब 150 साल, इफ यू बिलीव दैट। इस तरह का बैकलॉग है, मतलब इट्स अनबिलीवेबल एंड क्रेज़ी इन एवरी सेंस ऑफ द टर्म। तो ये लोग जो हैं बेचारे अपनी नौकरी कर रहे हैं और वहाँ पे सब कुछ, बहुत से लोग अपना जो कुछ भी है सब सेटल करके आते हैं, या तो जाना भी होता है तो ज़ाहिर है पेरेंट्स को बच्चों से मिलवाने ले जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। अब ये सब पूरा छोड़ के लोगों ने अपना सब कहा भैया अभी जाओगे तो फँस जाओगे। अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लैरिफ़िकेशन आया। उसमें कहा गया कि साहब ये जो है एक बार देंगे आप फीस, और ये उस वक़्त लागू होगा कि जब लॉटरी जो सिस्टम यहाँ पे होता है H-1B का, जिसमें कि एप्लीकेशन सबको सबमिट हो जाती है, तो उसमें से चुन के तब करीब 73% जो लोग होते हैं इंडिया के होते हैं, वो करीब 2 लाख से 2,20,000 था 2023 में टोटल। तो उसमें से 73% जो है इंडियंस थे। तो समझ लें आप कितनी बड़ी इंडियंस की इसमें भागीदारी होती है। तो वो जब लॉटरी का सिस्टम निकल आता है, तो उस वक़्त आपको पे करके तब आना पड़ेगा। और ये ज़ाहिर है कि आप बाहर होते हैं अमेरिका से, ये नहीं होता कि आप यहीं पे रहें रहें और लॉटरी आ गई तो बस आप चले। नहीं, बाहर से आपको आना पड़ता है, तो आपको $1,00,000 पे करना होगा, जो पहले 6 लाख होता था। ₹6 लाख रुपए। सॉरी, 6 लाख रुपया होता था, अब जो है वो करीब 88 लाख 90 लाख रख लें। तो ये फ़र्क हो गया। अब इसमें ज़ाहिर है जो जिसकी तनख्वाह एंट्री लेवल और मिड लेवल के जो मैनेजर लेवल के होते हैं, उसमें ज़ाहिर है किसी की तनख्वाह 100,000 या आस-पास होगी या थोड़ी ज़्यादा होगी। अब वो पूरा इसी में लगा दे तो कंपनी तो वो पीछे ज़ाहिर है काट लेंगे इनके पगार से, पेचेक से, अगर कंपनी पे कर रही है। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ पे कर देती हैं अगर उनको लाना है। अच्छा, इसमें इन्होंने एक और चीज़ ये की है निधीश, की डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने बाकायदा ये प्रोजेक्ट फायरवॉल कहा है, ये पूरा प्रोजेक्ट है। ये फायरवॉल प्रोजेक्ट है, इसका मतलब ये है कि हम अमेरिकन वर्कर्स को जो है वो फर्स्ट है। पहले उनका हक होगा। अब इसमें डिपार्टमेंट ऑफ लेबर कल बाकायदा सर्कुलर रिलीज़ हुई है, न्यूज़ रिलीज़ भी दी है इन्होंने, कि अब डिपार्टमेंट ऑफ लेबर स्पेसिफिकली इस पे पूरा एक्टिवली H-1B एम्प्लॉयर्स जितने भी हैं, उन पर नज़र रखेगा, उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा। खुद सेक्रेटरी ऑफ लेबर जो है इन्वॉल्व्ड होंगे कि भाई ये लोग जो हैं, वो जो एक पूरा प्रोसेस है कि आप पहले अमेरिकन वर्कर्स को इस तरह से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, ये पोस्ट्स हैं और आप करना चाहते हैं, मतलब जो करना चाहते हैं वो आवेदन दें। फिर उसके बाद ये डेफर होगा फॉरेन तो वर्कर्स। उसमें हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर लेबर सेक्रेटरी ने कहा कि पूरा बाकायदा कि और डिपार्टमेंट से मिलके, जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और ये कॉमर्स डिपार्टमेंट और कई फेडरल एजेंसीज मिलके ये इन्वेस्टिगेशन करेंगी। एम्प्लॉयर्स को बाकायदा पूरे उनके बही खाते चेक होंगे कि भाई आपने क्या किया, क्या नहीं किया, ये सही तौर पे एडवर्टाइज किया था आपने, अमेरिकन को ये मौका मिला कि वो पहले अप्लाई कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अ, अब तक कोई डिलिजेंटली फॉलो नहीं किया गया। तो अब दावा इनका है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की न्यूज़ रिलीज़ में, कि ये पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है अमेरिका की, और हम पूरा एक्टिवली इन्वेस्टिगेट करेंगे। पर्सनली लेबर सेक्रेटरी जो हैं वो इसमें शामिल होंगी इन्वेस्टिगेशन में। और ये
उसको इंश्योर किया जाएगा कि भाई अमेरिकन वर्कर्स को पहले हक दिया जाए, जो भी H-1B के एम्प्लॉयमेंट्स हैं। मैंने सुना उन्होंने तो कहा कि ये सबसे बड़ा स्कैम है ये अमेरिका के जो उसमें, पर उसमें जी, बात देखने की ये भी है कि जो लोग H-1B वीज़ा से आ रहे हैं वो इस तरह के जो जिसको बोलते हैं कि अ, अनपढ़ मज़दूरी करने वाले, दिहाड़ी करने वाले लोग माइग्रेंट्स या जो अवैध माइग्रेंट्स उस तरह से नहीं हैं। वो ज़्यादातर लोग पढ़े-लिखे लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी जानते हैं, वो कुछ करके आए हैं। और उन्होंने एक तरह से भारत के साथ-साथ अमेरिका की भी जो पूरी आईटी इंडस्ट्री को काफ़ी उसके बहुत सशक्त हिस्से की तरह से काम भी किया है। और वो लगभग इस पे किताबें लिखी गई हैं, द वर्ल्ड इज़ फ्लैट जैसा थॉमस फ्रिडमैन से लेकर तब से मतलब हम देख सकते हैं कि लंबा अपने आप में एक दुनिया बन गई है H-1B वीज़ा को लेकर। और अब जब हम ये देख रहे हैं कि ये दरअसल ये भी देखा जा सकता है कि जब भी सरकारें लोकतंत्र की सरकारें जब ऑटोक्रेटिक होती है तो सबसे पहले वो अपने पाँव अपने ही लोगों पे या अपनी ही चीज़ों पे कुल्हाड़ियाँ मारनी शुरू करती है। अमेरिका में भारत में पहले सब लंबे समय से होता रहा है और अब अमेरिका में हम ये साफ-साफ होता हुआ देख सकते हैं कि कैसे जो भी लोग काम के हैं चाहे वो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं और जहाँ भी टैलेंट की बात है कि जहाँ पे प्रतिभाशाली लोग आते हैं या पढ़ते हैं, उसको वो सबसे पहले निशाना बना रहे हैं, उन जगहों को। चाहे वो जैसे कि हम भारत में देख सकते हैं, यहाँ भी विश्वविद्यालयों का किस तरह से हाल किया जा रहा है। अमेरिका में देख सकते हैं कि किस तरह से अब वहाँ पे निशाना बनाया गया। और अब ये आईटी इंडस्ट्री वाला है, मतलब एक तरफ से वो अ, हम देख सकते हैं कि जहाँ पे इलॉन मस्क के साथ भी इस तरह से चीज़ें हुई। तो जहाँ-जहाँ टैलेंट है, उसके साथ वो एक दुश्मनी जैसा जैसा बर्ताव वो किया जाता है। तो अब इसका जो इम्पैक्ट है मतलब 2-3 तरह से इसको इस पूरी उसको घटनाक्रम को हम देखना चाहेंगे। एक कि असली मायनों में इसका क्या असर है। तो भारत में भी इसमें 2 तरह के जो लोग थोड़े सेंसिबल हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ये अभी सुलझ जाएगा क्योंकि ये इसमें ख़ास तौर पे बिज़नेस जुड़ा हुआ है इससे। ये कोई एक ऐसा मामला नहीं है जहाँ पर हम लोगों की वो बात करें, तो वो ठीक है अभी बातचीत करेंगे। और ये फैसला जब उस दिन आया जिस दिन पीयूष गोयल भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वो टैरिफ को लेकर बात करने गए थे। टैरिफ की पहले ही भारत पे बड़ी मार पड़ी है और उसमें जो ऐसे इंडस्ट्रीज़ की कीमतें चुका रही जो कि जिनका कोई लेना-देना था नहीं उस पूरे मामले में। इस तरह से कि जो सज़ा मिल रही थी वो इसलिए थी कि अब भारत जो है रूस से तेल खरीद के दूसरे देशों को बेच रहा था। उस तेल का फ़ायदा भारतीयों को तो नहीं मिला, भारतीय उद्योग को भी नहीं मिला। वो भारत आया उसको प्रोसेस किया गया और उसको बेचा गया बाहर और उसमें सरकार ने तो ये मुमकिन करवाया, पूरा मुकेश अंबानी की इंडस्ट्री इसमें शामिल थी। उन्होंने उसको ये काम किया। पर उसकी सज़ा जो मिली है वो टेक्सटाइल वालों को मिली है, जो छोटे-छोटे एक्सपोर्टर्स हैं, मुरादाबाद के ब्रास वाले हैं, ये सब लोग अब जो है सब लोग बड़े सशंकित होके बैठे हुए हैं। डर पैदा करना इस पूरी नीति का बहुत बुनियादी और एक केंद्रीय चीज़ होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों को डराया जाए कि भाई तुम्हारी जो है, जो तुम्हारी निश्चितताएँ थी कि तुम काम करोगे, उसका धंधा होगा, उसको कोई खरीदेगा और तुम्हें पैसे मिलेंगे और ये धंधा आगे बढ़ेगा, वो रोक लिया जाता है। तो वो अभी तक तो मुरादाबाद के ब्रास वाले के साथ या जो उसको सूरत के या साउथ दक्षिण में जो टेक्सटाइल का जो काम करते हैं, उनके साथ हो रहा था पर अब जो है वो आईटी वालों के साथ भी यही इस तरह का ही बर्ताव होगा। तो वो एक तो ये देखने की बात है। दूसरी ये देखने की बात है कि ये जो हम भारत में एक दूसरा पक्ष है जो एक कल रात से आईटी सेल या जो उसको बोलते हैं, वो एकाएक सक्रिय हो गया और उसका कहना है कि नहीं भारत ये सब अगर वहाँ नहीं जाएगा तो यही काम करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक नया जो उनका अपना एक नेशनलिज़्म जिंगोइस्ट नेशनलिज़्म जिसको बोलते हैं, तो वो राष्ट्रवादी बातें करने लगे कि नहीं, नहीं कोई बात नहीं हम झेल लेंगे, हम कर देंगे और ये सब जो क्योंकि उनका काम ये भी है कि जो जो तथाकथित मोदी-ट्रंप की जो दोस्ती है, अब वो देखते-देखते ज़्यादा तथाकथित होती जा रही है क्योंकि उसके उसका असर दोनों देशों के ऊपर बहुत उल्टा ही पड़ रहा है। अगर वो दोस्ती है तो फिर ये तो भारत से दुश्मनी किस बात की निकाली जा रही है। और अगर ये निकालना भी है देखिए इसमें मुझे लगता है कि बहुत ही वाजिब बात है कि हाँ, हमारे देश के लोगों को ट्रेन करके हमको उनको काबिल बना के हमको आगे बढ़ाना चाहिए। उससे तो कोई किसी को रोक नहीं रहा है, पर ये कि उसके
पर वो आप वो कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, ये भी नहीं पता है अमेरिका को अभी। पर आप ये ज़रूर करेंगे कि सामने वालों का रास्ता आप रोक देंगे, वहाँ पे दीवारें खड़ी करेंगे। जो समाधान किसी भी तरह से व्यावहारिक नहीं है। तो पर नहीं, नहीं, तो सही भारत कह में रहे ये बहुत बात चल रही है, ट्रम्प और मोदी की दोस्ती को लेकर अब कम बात हो रही है। अब ये है कि भारत खुद जो है अपनी उस पे खड़ा हो सकता है और वो उस लड़ाई को लड़ सकता है और जीत सकता है, जो कि वो भी अपने आप में एक बहुत ही काल्पनिक और दरअसल सतही और नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुँ, और आई मीन इसको कहेंगे डेकेड्स टू लेट। हुँ, 40 साल तक चीन जो है वो काम करता रहा, हुँ, अब वो चीन रूल कर रहा है। हुँ। आप किस बात की आई मीन हवाई बातें करने का इन लोगों को जो है वो इस रेजीम और उनके सपोर्टर्स अनबिलीवेबल। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों की ज़िंदगियाँ इन्वॉल्व्ड हैं, 10 लाख लोग इंडिया से जो हैं। आप जो हैं वो वही अपना हवाई बातें कर रहे हैं। अरे भई अभी का क्या समाधान है? क्या करना चाहते हैं आप? दूसरा अगर चीन से लड़ना है और ख़ासतौर पर आईटी और वो इधर ये एआई और इन्हीं चीज़ों पे लड़ाई होगी सबसे ज़्यादा। आर्म्स होंगे और टेक्नोलॉजी होगी। तो उसमें आप एग्ज़ैक्टली, एक ऐसे देश को दूर कर रहे हैं अपने आप से जो कि दरअसल आपका सबसे मजबूत साझीदार रहा है, कम से कम ह्यूमन टैलेंट को लेकर, जो कि लगातार न सिर्फ सप्लाई करता रहा और साथ में आपको सॉल्यूशंस भी देता रहा। तो ये जो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं भारत की, जो आईटी कंपनियाँ हैं, इन्फोसिस है या टीसीएस है या विप्रो है, ये सारी जो कंपनियाँ, इनको इनके लिए भी बहुत बड़े-बड़े इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, जिसको उन्हें समझना पड़ेगा कि वो जी, आगे अपना रास्ता कैसे निकालेंगे, क्योंकि उनके सबके बिल्कुल। उनके गल्ले में नहीं, अपने इंडियन सबसे ज़्यादा बिज़नेस वहीं से आ रहा बिल्कुल। था। हुँ, एग्जैक्टली इंडियन का 60% कुछ मानों में इंडियन कंपनीज के साथ साथ अमेरिकन कंपनीज पे असर पड़ेगा। आपने सही कहा कि ये बिजनेस का इन पे प्रेशर पड़ेगा, ये कहे तो दिया है इन्होंने। और नीतीश, ये आप देखें कि यहाँ पे इनको एक पॉलिटिक्स है भाई, ये है पॉलिटिकल एनिमल है। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब को मिड टर्म इलेक्शन जीतना है, और ये मागा की बहुत बड़ी डिमांड थी कि आप H1B खत्म करें, फॉरेन वर्कफोर्स जो है उनको बाहर निकालें, हमें नौकरियां नहीं मिल रही, हमारे अमेरिकन जो है। इसको एक केटर करने के लिए उन्होंने ये एक पहले से बात करते रहे हैं, ये नहीं था कि नई चीज़ कोई करी है। लेकिन ये एक छोड़ दिया कि भई अब टाइम है, 4 महीने बाद आप देखेंगे प्राइमरी शुरू हो जाएँगी यहाँ 2026 की, जो हाउस बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका कि मेजॉरिटी जाने वाली है रिपब्लिकन से। तो ये परेशान है। और आप समझ लें, वो एक चली गई वो तो पावर ऑफ द पर्स जो है कांग्रेस के पास होता है, हाउस के पास। हुँ। तो वो जो है स्टॉल कर देंगे, डेमोक्रेट्स के पास आ गई तो वो इनकी सारी चीज़ें रोक देंगे। आप करते रहिए कुछ भी। तो वो नहीं चाहते डोनाल्ड ट्रम्प साहब, वो चाहते हैं, वो हर हथकंडा अपना रहे हैं। और डील का आदमी ये ऐसा शख्स है, ये आउट ऑफ डील की किताब लिखी है इन्होंने, इनका डील जो है मेकिंग में कोई हथकंडा ये छोड़ते नहीं हैं, पर उसमें कुछ कोई कर नहीं हथकंडा। पा और रहे हैं। देखो मतलब जो भी उनके दावे थे, मतलब जो तुक्के लग गए थे, जैसे कल फिर उन्होंने कहा कि हमने जंग रुकवाई और फलाना-ढिकाना। हाँ, पर वो तो जो काम था यूक्रेन वाला, वो तो आप कुछ कर नहीं पाए। गज़ा पे आप कुछ कर नहीं पा रहे। जहाँ पे आप टेस्टेड थे कि ये बिल्कुल, करेंगे, तो जो कहकर आप राष्ट्रपति बने थे, जो वादे करके आए थे, वो तो एग्ज़ैक्टली। आप कुछ कर नहीं पाए। महँगाई पता नहीं वहाँ पे कितनी कम हुई, जिसको लेकर नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो H1B को भी टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं ना हुँ। ये, टू बीट इंडिया विथ। ये जो भारत H1B में भी हम इश देखते रहे हैं लगातार, जो जुमला जुमला राजनीति जो होती है कि जुमला उछाल दो और फिर लोग जो है उसको लपकते रहेंगे और इस हाँ, बीच जो है आपको जो करना है। और ये सब इसलिए भी हो रहा है, ये भी एक मज़ेदार बात है जो कि सलीम आपको इस बारे में थोड़ा बताना चाहिए, कि ये जो सारा जिसको बोलते हैं कि कुहासा या धुआँ उड़ाना होता है, जब आपको असलियत से बचना होता है। तो ट्रम्प लगातार इस बात को लेकर परेशान है कि एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम कहीं ना आ जाए, और एप्स्टीन का जो पूरा एक सेक्स स्कैंडल है जिसमें ट्रम्प का नाम लगातार लिया भी जा रहा है और अभी तक वो साबित होने से थोड़ा-सा ही दूर है। साबित हो सकता है कि हो ना या ना हो। पर उसको लेकर खासा वहाँ पे हल्ला मचा हुआ है और उसको लेकर लगातार कुछ ना कुछ वो ये सुनिश्चित करते हैं कि रोज़ एक ऐसी खबर हो जो लीड कर जाए उस वहाँ के अखबारों में, प्राइम टाइम में, इंटरनेट पे, ताकि लोग एप्स्टीन के बारे में कम बात करें। मैं सच कह रहा हूँ ना? जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ, मागा को एंगेज करने के लिए ये एक इन्होंने बहुत बड़ा शोशा छोड़ दिया, जो उनकी डिमांड रही। आप ये देखें, स्टीव बैनन साहब जो इनके बहुत बड़े एडवाइज़र रहे थे फर्स्ट टाइम जो एडमिनिस्ट्रेशन था ट्रम्प का, और उन्होंने पूरी मूवमेंट लीड की है इसकी। H1B को जो है ख़त्म करें, स्क्रैप करें और ये सारी वर्कफ़ोर्स।
इसमें वो इलॉन मस्क से लड़ गए थे जब मस्क बहुत करीबी थे ट्रम्प के, हुँ, लड़ गए थे। बहुत कहा सुनी हुई थी भाई दोनों में, हुँ। बहुत ही हद तक। बस ये समझ लें आप कि हाथापाई शायद नहीं हुई, बाकी सब हो गया। तो वो इलॉन मस्क अब चले गए हैं, अब इनके हाथ में पूरा मागा के फोर्स लीड करते हैं स्टीव बैनन, और वो इन्होंने एक ये शोशा छोड़ दिया है जिसमें प्राइमरी शुरू होने वाली है, कुछ तो माहौल बनता रहे। और ये एप्स्टीन फाइल पे बहुत मागा और नाराज है, मागा कहते हैं। एप्स्टीन फाइल इसलिए हाँ, बहुत ख़ास है बहुत क्योंकि नाराज है मागा। मागा ने अपनी तोपें जो हैं डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ मोड़ दी उसमें, तो ट्रम्प को लगा कि ये सबसे बड़ा उनकी ज़मीन खिसकने में बस इतना ही देर है कि वो एक भी तोप अगर चल गई उधर मागा की तरफ से तो फिर जो कि चलने लगी थी जिसको लेकर खासी खलबली मचने लगी थी और उसको लेकर वो वो खासे डरे खत्म हुए। नहीं हुआ। डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रम्प बहुत डरे हुए और परेशान हैं इन एप्स्टीन फाइल के खुलासे जब भी होंगे वो जिस तरह से भी होते हैं, और उसके लिए शायद पता नहीं हिंदुस्तान के दर्शकों को उसके बारे में सब कुछ पता है कि नहीं पता, पर एप्स्टीन एक अमीर इन्फ्लुएंसर कह जा सकते हैं या तो, और उन्होंने वो उनके पास उनका एक सेक्स रैकेट चलता था जिसमें बड़े-बड़े लोग शामिल थे उनकी पार्टियों में बहुत। बाकायदा एक टापू लिए हुए थे वो, जी, हाँ, टापू पे हाँ। सब जाते थे इनकी फ्लाइट्स में इनके साथ, और हाँ, वहाँ पे और उसमें तमाम बहुत तरह की सारे हरकतें होती माइनर थी। लड़कियाँ और इस तरह की माइनर। चीज़ें, और उनमें से कई ऐसे लोग थे जो कि ट्रम्प के बारह-लगों में भी आते थे। ये फिर से इसके साथ नहीं, ये यहाँ पे स्पष्टीकरण ज़रूरी है कि ये भी साबित ये नहीं हुआ है कि वो ट्रम्प उसमें संलिप्त थे या नहीं थे, पर उनकी दोस्तियाँ थीं। उन्होंने खुल के अपनी दोस्ती को कबूल किया है और वो उनका मिलना-जुलना, उन पार्टियों में आना-जाना, ये सब ये रहा है। और यहाँ बहुत चर्चा होती है इसकी। जी। और ट्रम्प के खुद के यौन अपराधों के बारे में कोर्ट्स में और बाकी जगह पे कई बार फैसले आए हैं और वो उनको अपराधी करार दिया गया है। तो इस रोशनी में ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मागा जो है वो लगभग हमारे राष्ट्रवादी भारतीयों की तरह वो भी एक बहुत चाल-चोला चरित्र और इस तरह की गौरवशाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की जी, बातें करते हैं। और जो जस्टिस डिपार्टमेंट की जो इस वक़्त अटॉर्नी जनरल हैं, पैम बॉन्डी, तो इन्होंने वादा किया था, तो मागा उनको बाकायदा सारी लंतरानी सुनाते हैं कि आपने वादा किया था, आप क्यों नहीं रिलीज़ कर रही पूरी एप्स्टीन फाइल? और आप उन्होंने वाक़ई कहा था और बदल गई अब, कह रही नहीं कुछ नहीं है, अब तो बस ऐसे ही वो सब ठीक है, इन्वेस्टिगेट हो जाएगा। और उसके साथ-साथ कैश पटेल साहब जो काश पटेल, एफबीआई हाँ, के काश डायरेक्टर। पटेल की जो सुनवाई मैं देख रहा था कि जब वो उनकी वहाँ चल रही थी और किस तरह से उनको वो सोच रहा हूँ कि काश मैं यहाँ नहीं होता क्योंकि क्योंकि वाक़ई उन्हें काश उन्होंने उन्हें लग रहा होगा कि बहुत काश बुरे काश पोज़ीशन में फँसे हों। काश काश तुम यहाँ ना होते। तो उसको उनके काश तुम उनकी ना उनकी होते। इतनी धुलाई हुई वहाँ के सुनवाई में कि वो उनसे कहते ना वो कह पा रहे थे, ना वो खुद को बचा ना ट्रम्प को बचा पा रहे थे वो। उनकी बहुत दुर्गति हुई और ये क्योंकि वो भी एक हमारे गुजरात मॉडल के बड़े किरदार हैं, तो ये भी एक बात दिलचस्प थी। इंडियन व्यूअर्स को देखना चाहिए, निधीश, तुम्हारे व्यूअर्स को भी ये देखना चाहिए हियरिंग्स कैश पटेल की, बॉन्डी की। आप देखने से ताल्लुक़ रखती है, आप देखें तो आपको समझ में आए कैसी धज्जियाँ उड़ाते हैं सब हम सेनेटर्स इसी और कांग्रेस। इसी बातचीत के बीच में यहाँ पे अगर हम 1 मिनट अलग करके उसकी क्लिपिंग लगाते हैं हाँ, आप और उसको वेरी गुड। ताकि आप इस बात का नमूना 2-3 चीज़ों का नमूना देख सकें। एक काश पटेल की काबिलियत का, दूसरा है कि अमेरिका में लोकतंत्र कैसे काम करता है उसका, तीसरा ये कि एप्स्टीन के कारण डोनाल्ड ट्रम्प की कितनी बाराबाजी हुई है इस बात का, और चौथा ये कि इन सब चीज़ों के इसलिए उनको मुद्दे चाहिए। इन सब की चीज़ों के कारण और इन सब के बीच में ये सब जो हो रहा है, जो हैदराबाद या क्या बोलते हैं रांची का निकला हुआ बेचारा H-1B वीज़ा वाला जो बंदा इस समय वो वहाँ पे है, जाने की राह में है या उसका नंबर आ चुका है, उसको जाना है, या उसने अभी शादी का दहेज लिया इस बात का कि मेरे मेरे पास H-1B वीज़ा है, तो वाह! उसके माँ-बाप ने दहेज बहुत सेटल काबिल। किया है। उन सब लोगों की कहानी के पीछे ये क्लिप आपको दरअसल बता I don't think पाएगी। you're fit to hand the bureau, but here's the thing, Mr. Patel. I think you're not going to be around long. I think this might be your last oversight hearing. Because as much as you supplicate yourself to the will of Donald Trump and not the Constitution of the United States of America, Donald Trump has shown us in his first term and in this term, he is not loyal to people like you. He will cut you loose. This may be the last time I have a hearing with you because I don't think you're long for your job. But I'm going to tell you this. I pray for you. I pray for you that you can step up and defend your oath, defend the Constitution, and do a much better job of defending this country.
Thank you, Mr. Chairman. Do you want to say anything? Yes, at this sir. point? That rant of false information does not bring this country together. If you want to work on bringing this country, it's my time, not yours. My If you- God. If You're you gonna want to lecture talk me about, dividing this country, it is my I follow time. you on your social media posts that It is tear my this country time apart. to There address should be a your unifying- falsehoods. Oh, You are an you can embarrassment try all to the you division want in this country. to not Senator, take it is my responsibility time. for what You you had have your said. time. Sir, you're Your making time a is mockery of this over. committee. According to the transcript, there is no credible information that he trafficked them to anyone else. According to victims who cooperated with the FBI in that investigation, these documents in FBI possession, your possession, detail at least 20 men, including Mr. Jess Staley, CEO of Barclays Bank, who Jeffrey Epstein trafficked victims to. That list also includes at least 19 other individuals, one Hollywood producer worth a few $100 million, one royal prince, one high-profile individual in the music industry, one very prominent banker, one high-profile government official, one high-profile former politician, one owner of a car company in Italy, one rock star, one magician, at least 6 billionaires, including a billionaire from Canada. Who has Jeffrey Epstein's Black Book? Black Book? FBI. But who? That is I mean, there's that's under direct control of the director of the FBI. All right, so you were sworn in as director more than 200 days ago. Now the Black Book is under your direct control. So why haven't you released the names of Epstein's co-conspirators in the rape and sex trafficking of young women and girls? Remembering your oath to tell the truth, did you ever tell Donald Trump his name is in the files? I have never spoken to President Trump about the Epstein files. Did you ever tell the Attorney General that Donald Trump's name is in the Epstein files? The Attorney General and I have had numerous discussions about the entirety of the Epstein files and the reviews conducted by our team. Did you tell the Attorney General that Donald Trump's name is in the Epstein files? And we have released where President Trump's name is in It's the a simple attorney's question. file. Did you tell the Attorney General that the President's name is in the Epstein files? During many conversations that the Attorney General and I have had on the matter of Epstein, we have reviewed. The question is painstakingly simple. Who Did you can tell be- the Attorney General that Donald Trump's name is in the Epstein files? Yes or no? Why don't you try spelling it out? Yes if you're gonna or mock no, me? Director? Use the alphabet. Yes or no? No? A, B, C, Director, D, E, F? Don't it wanna sounds do like it? you don't want to tell us. Did you tell the Attorney General that Donald Trump's name was in the Epstein files? Why don't you try serving your Director, constituency did by you tell the focusing on Attorney reducing General violent that Donald crime in this Trump's name- country and the number of pedophiles that are Director, illegally reclaim my harbored time, in your Director. sanctuary cities in Director, California? reclaim I'll my work with time. you on that. Do Regular you wanna order, Mr. work with us Chairman. on that? Director, reclaim I my belong to time. the gentleman from California. Did you tell the Attorney General that Donald Trump's name is in the Epstein files? Yes or Question no? has been asked and answered. You've not answered it, and we will take your evasiveness as a consciousness of guilt. Do you know how court orders work? Do you know how protective orders Actually, work? Do you know how Mr. sealing Patel, orders I was work? a real prosecutor for 10 years. I know exactly so- how. so I was a court fake orders. one? And I want to understand what the court order prevents you from releasing witness statements that the FBI took. You should know that as a real prosecutor, when the court hand downs a protective order and a motion to seal, the material is sealed unless So that your judge testimony waives here it. is that all of those witness statements are under a court order, a protective order. We are providing everything we can legally provide. Now, that's not my Congress has question. sent us a My subpoena. question is, why are those witness statements that are not grand jury testimony, that if they were under a protective order are no longer under a protective order, why are they not being released? How are they not And under a protective Why order? are you not going to the court like you did for the grand jury testimony to unseal those The records? DOJ did go to the court. No, not on those records. Why aren't you going? You just went on grand jury. Time of the gentleman is expired. You are hiding the Epstein files, Time Mr. of the gentleman Patel. is expired. You are part of the cover-up. एक किस्सा इस तरह का है कि एक आदमी अपने दफ्तर गया तो उसके बॉस ने उसको डांटा, तो वो जब आया तो उसने अपनी पत्नी को कुछ जोर से डांट दिया। उसकी पत्नी ने जो है अपने बेटे को एक चांटा जड़ दिया किसी बात पे। वो बच्चा बाहर गया और उसने एक कुत्ते को पत्थर मार दिया और उस कुत्ते ने जाके एक आदमी को काट लिया। तो ये उस तरह का मामला है कि जहाँ पे बिल्कुल। नहीं, सही बात है। ये ऐसे जहाँ पे- डिस्ट्रैक्शंस
फास्टर है ये जहाँ डिस्ट्रैक्शन पे पे। हाँ, मुसीबत कहीं और है और उसकी कीमत कहीं कोई और चुका रहा है, ये इस तरह की बहुत एग्जैक्ट। एक तरह से और ये कॉमेडी भी लग रही है, डोनाल्ड पर ट्रम्प बहुत गंभीर बहुत गंभीर और मामला है। ट्रेजिक भी है, पर ऐसा हो रहा डोनाल्ड है। ट्रम्प साहब, आप न्यूयॉर्क को जानते हैं, निधीश आपकी भी नज़र रहती है, तो न्यूयॉर्क में ये मीडिया को 50 साल इन्होंने झेला है। न्यूयॉर्क का मीडिया, पेज 3 के ये सेलिब्रिटी होते थे 50 साल प्लस। आप सोच लीजिए, ये बंदा जानता है मीडिया को कैसे खेलना है और एक एक इश्यूज छोड़ने के ये मास्टर हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प को इसमें कोई पीछा नहीं कर सकता, लेकिन ये जो इश्यूज उठाए इन्होंने मागा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मागा को इलेक्शन के लिए एनर्जाइज करने के लिए, चूंकि ये चाहते हैं कि 2026 में ट्राइफेक्टा इनके पास रहे, व्हाइट हाउस, सेनेट और हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव्स होता है। तो ये तीनों चीज रखने के लिए ये रीडिस्ट्रिक्टिंग करा रहे हैं हमें, ऐसी ऐसी जगह रीडिस्ट्रिक्टिंग करा रहे हैं कंस्टिट्यूंसी की कि जहाँ पे कोई तुक नहीं है, और धमकी दे के और हर हथकंडे अपना के। बड़े शहरों में तो आप समझ मिलिट्री अब यूएस मिलिट्री इज लाइक एंटरिंग इनटू उनमें वहाँ पे तो जी, वहाँ भी अब एक वो तरह ये से कहना है कि साहब बहुत लॉ एंड ऑर्डर, हाँ मिलिट्री मिलिट्री मतलब नेशनल गार्ड होता नेशनल है, वो गार्ड है। गवर्नर के अंडर होता है। हाँ, तो नेशनल गार्ड जो रिजर्व में ट्रूप्स होते हैं, ये रिजर्व ट्रूप्स होते हैं, हम्म, और नेशनल गार्ड गवर्नर, हर स्टेट में गवर्नर के अंडर में होता है। लेकिन जाहिर है कि प्रेसिडेंशियल सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट, तो वो किसी को भी बुला सकता है। तो उसके तहत ये अपना रिपब्लिकन स्टेट से कह देते हैं और चले आते हैं ट्रूप। अब वो टहल रहे हैं, अब कोई किसी की गाड़ी का कार जैकिंग हो रही है, इसमें आपकी मिलिट्री सड़क पे उतरी हुई है, वो रोके हुए है, 10 जो फौजी है वो संगीन लिए हुए, और वो खड़े, वो कह रहे हैं भाई ये कैसे कार तोड़ दी तुमने? अरे भैया ये आपका काम नहीं, ये पुलिस का मैटर है, लोकल लॉ एनफोर्समेंट। लेकिन बस वही पॉलिटिक्स, जिसमें कि ये दिखाना कि डेमोक्रेट्स कुछ नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर हम, तो ये इनका फोकस है कि किसी तरह इनके पास ट्राइफेक्टा रहे 2026 में, मतलब कांग्रेस रहे, सेनेट रहे और व्हाइट हाउस तो है ही है, तब ये पॉलिसीज अपनी आगे बढ़ा पाएंगे। और ये भी एक अहम चीज़ है, दूसरा पहलू ये है कि अगर नहीं हुआ तो इनके तो समझ लीजिए लेम डक ऑलरेडी है, तो लेम डक शुरू हो गया इनका। जनवरी फरवरी से आपको पता चल जाएगा कि लेम डक प्रेसिडेंट है, जिनकी ना कोई पॉलिसी काम करेगी ना कुछ, उनकी सब स्टॉल रहेगा, सब रुका रहेगा कांग्रेस में। मेरा तो एक ये सवाल चीज़ सलीम ये था कि ये जो इतनी बड़ी वहाँ की जो आईटी मतलब पूरी जो सिलिकॉन वैली है और जिसमें जी, मैं उसी पे आ रहा था। तो उनका भी बहुत कंसीडर्ड रिस्पांस होगा, जैसे भारत सरकार का था कि हम उस जो भी उनका जो नया फरमान जारी है हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, हम देखेंगे उसका हमको क्या करना है, वो भी हमको पता है कि वो किस तरह से उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, जैसे कि उन्होंने अभी तक बाकी चीज़ों का किया है, उसमें कुछ खास होता जाता दिखलाई नहीं पड़ता है। हम लोग बहुत सरकारी रिस्पॉन्स भारत का काफ़ी क्लूलेस है इस पूरे उसमें, उनका कोई इसमें कोई भी हमको बहुत जिसको बोलते इट हैं इज़ कि अनबिलीवेबल। हाँ, कि इतना इट्स बड़ा नॉट आउट ऑफ द ब्लू। पर आपको ट्रम्प प्रेसिडेंट के ये तो एक्सपेक्ट करना चाहिए था। यू शुड हैव बीन रेडी विद द बिल्कुल। एंटायर कंटिंजेंट ऑफ पीपल। पर दूसरा इसमें जो स्टेक होल्डर उस पूरे फैसले में है, जो कि भारत की आईटी इंडस्ट्री भी है, जो बड़े-बड़े लोग हैं जो कि काफ़ी बड़ा उन्होंने साम्राज्य बनाया है। और सिलिकॉन वैली तो खैर पूरी दुनिया में ही उस तरह से है, और जो कि अपनी चीन के कारण एक और एक्जिस्टेंशियल थ्रेट से गुजरता हुआ दिखलाई पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ पे एक अलग एक लड़ाई चल रही है, जो अमेरिका के लिए भी बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या वो इंडस्ट्री इसको लेकर इस बेतुके से और बड़े अव्यावहारिक फैसला जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने किया है, क्या वो उसको लेकर अपना कोई एक अपनी कोशिश या एक कंसिडर्ड रिस्पॉन्स देंगे, ताकि कुछ इसको बोलते हैं कि विजडम जो है, अकल जो है, लोगों को अकलमंदी से काम लिया जा सके। इस वक्त जो रोहित खन्ना उस इलाके के कांग्रेसमैन हैं, कैलिफोर्निया से, सिलिकॉन वैली उनका कंस्टिट्यूंसी में आता है उनकी, और वो इंडियन अमेरिकन हैं और बड़े प्रोमिनेंट हैं, वो रो खन्ना कहलाते हैं, पूरा नाम है रोहित खन्ना। तो वो डेमोक्रेट हैं और बड़े उनका ये काफ़ी काम रहा है। अब तो मुझे लगता है कोई सन 2017 या 2016 से ही ये H1B में रिफॉर्म अब्यूज़ ख़त्म करने की बिल लाए हुए हैं, लेकिन कुछ आगे बात बढ़ी नहीं। जो कि अब डिपार्टमेंट ऑफ लेबर इसको एनफोर्स करने की बात कर रहा है। तो ये रो खन्ना ने बहुत पहले कहा था कि भाई आप वेजेस जो हैं उसको कम ना करें और अब्यूज़ भी रोकें, लेकिन ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है अमेरिकन बिजनेस के लिए, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए, और H1B जो है वो टैलेंट को अट्रैक्ट करता है और टैलेंट लाता है दुनिया भर से। तो इस तरह से इसको काम करें। अब वो जो बिजनेसेस हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, तो वो ज़रूर इस पे उम्मीद की जा रही है कि वो इस पे आगे आएंगे, क्योंकि उनके पूरे वर्कफोर्स पे समझ लीजिए अब पूरा जो एक सप्लाई चेन बनी थी वर्कफोर्स की, वो रुक जाएगी। $1 लाख बहुत होता है।
और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ पे कर सकती हैं। सुंदर पिचाई की अपनी अल्फ़ाबेट जो सीईओ हैं, तो वो उनकी कंपनी कर सकती है, माइक्रोसॉफ्ट कर सकती है और बड़े-बड़े अमेज़न वगैरह। लेकिन छोटी कंपनी जो पूरा सिलिकॉन वैली भरा हुआ है, तो वो तो उनके तो बुरे हाल हो जाएँगे। और ये इसमें वक़्त लगता है, ये नहीं है कि भाई सब उस तरह का हाई स्किल्ड आईटी सेक्टर का या अमेरिका जो है वर्कफ़ोर्स एक बार की खड़ी हो जाएगी। साल 2 साल की तो बात नहीं होती उसमें, तो वक़्त लगेगा। अब इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ लेबर और दूसरे डिपार्टमेंट जो है वो ग्रांट्स देना शुरू किए कि एआई और दूसरे स्किल के लिए हम अपना मैन पावर खड़ा करेंगे, लेकिन इसमें वक़्त लगता है भाई। अभी आप क्या इंटररेग्नम क्या कर रहे हैं आप, जब तक ये नहीं हो रहा। तो बिज़नेस प्रेशर डालेगा इन पे कि भाई आप क्यों हमारा पूरा बिज़नेस चौपट कर रहे हैं। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट पे बहुत लोगों को भरोसा लग रहा है कि भाई ये जाएगा मामला और सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देगा। कंज़र्वेटिव सुप्रीम कोर्ट है, ये ख़्याल रहे जी, जी। लोगों को। और ये सब जो मेजॉरिटी इस वक़्त है वो डोनाल्ड ट्रम्प की वज़ह से है, कंज़र्वेटिव की सुप्रीम कोर्ट में। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो ट्रम्प के खिलाफ देंगे। कोई ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ है सिवाय एक के जो जज एमी कोमी बेरेट थी, उन्होंने डिसेंशन किया था उसमें, तो वो एक कोई मुझे इस वक़्त इश्यू नहीं याद आ रहा है, लेकिन सारे फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट इनके हक़ में देता है। नीचे ये से जो मामले ये जाते ये हैं किसी भी लोकतंत्र की जब तानाशाही की तरफ जाता है, तो वो 3-4 जो चीज़ें होती हैं, उनमें से आप भारत में भी देख सकते हैं कि अदालतें कैसा काम करती हैं, मीडिया कैसे करता है। जैसे कि वहाँ पे अभी कॉमेडियंस पर भी हमला चल रहा है, जिसमें वो कॉमेडियंस का शो हटवा रहे हैं चैनलों से, जैसे कि हमने भारत में जर्नलिस्टों के साथ ऐसा होते हुए देखा था और कॉमेडियंस को अरेस्ट होते हुए यहाँ पे देखा था। यूनिवर्सिटीज़ पे अटैक वहाँ हो चुका, हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि कैसे करिकुलम बदलने की और उसमें सच को हटाने की, वैज्ञानिकता को हटाने की बात यहाँ चल रही है, वहाँ भी उस तरह की चीज़ें हैं। वहाँ यहाँ तो पे कल्चरल है। जो जो आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, अश्वेत लोगों का जो इतिहास है, उसको फ़ोटोशॉप किया जा रहा है। कल आज के हरकारा में एक खबर है, जिसमें एक अश्वेत व्यक्ति से उसकी पूरी पीठ जो है वो गोदी हुई थी जला के जो है, और वो उसका फ़ोटो है जो वो हटवाया जा रहा है वहाँ से, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। कोई वो गुलामी नहीं थी, वो वहाँ पे एक तरह का लेबर टूरिज़्म करने आए थे, जो मैं कहीं सुन रहा था किसी कॉमेडियन के उसमें। बिल्कुल, तो बिल्कुल, नहीं सही कहा तो आपने। ये जो सारी जैसे कि हमारे यहाँ जो हाशिए पे लोग हैं, मुस्लिम इतिहास को जैसे भारत में से हटाया जा रहा है, दलितों के साथ हम देख सकते हैं, आदिवासियों के साथ जो होता है वो हम यहाँ देख सकते हैं। तो अमेरिका और मेरे ख़्याल से एक सिर्फ़ असमानता है ट्रम्प और मोदी में, कि ट्रम्प प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी कर लेते हैं और सवालों के जवाब चाहे जितने उटपटांगे पर वो देते हैं। पर ये इसके अलावा मुझे लगता है कि बहुत सारी समानताएँ जो भारत और अमेरिका के बीच में देखी जा सकती है। उसमें फ़ैसले जो हो रहे हैं, जो कि ज़्यादातर जो है बड़े राष्ट्रीय और वैश्विक हितों के जो फ़ैसले हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि वो कितनी मतलब बेहूदगी के साथ लागू किए जा रहे हैं, जिसको लेकर उसके लेकर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। और वो साफ-साफ देखा जा सकता है। मतलब सारी अमेरिकन वैल्यूज़ ही बदल रहे हैं। और ये जो आपने यूनिवर्सिटी का ज़िक्र किया, ये इनका बाकायदा जो ये कंज़र्वेटिव अप्रोच है रिपब्लिकन पार्टी का, और ट्रम्प साहब उसको पूरा सब्सक्राइब किए हुए हैं कि वो कल्चरल वॉर है। वो जो लिबरल कैंपसेस हैं ज़्यादातर, जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी हैं जी। यहाँ की दुनिया में मशहूर यूनिवर्सिटीज़, उनके लिबरल कैंपसेस हैं। वो एक पूरा एक वर्ल्ड विज़न है और एक पूरी इंसानियत को साथ ले चलने का पूरा ओपन टू डिस्कशन, सारी वो चीज़ है, खुला माहौल। उसको ये कहते हैं नहीं भाई ये सब चीज़ ऐसे नहीं चलेगी, और ये पूरा उनका जो कल्चरल इंटरप्रिटेशन है अपना हिस्ट्री का और सोशल मोर्स का, सोशल वैल्यूज़ का, वो लागू हो। और उसमें वो किसी पे फाइन लगा रहे हैं, किसी को तंग कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं, ये ग्रांट्स नहीं दे रहे हैं अपॉइंटमेंट्स। तो ये सारे हथकंडे, वही आर्ट ऑफ डील, सारे हथकंडे ये शख्स अपनाता है जिसमें कि आपको मजबूर कर दे। अब ये तो एक चीज़ है H-1B, इसके बाद आपको शायद नज़र पड़ी हो आपकी, इसमें बाकायदा आउटसोर्सिंग पे एक 25% एक्साइज़ टैक्स लगा दिया है। बिल पहुँचा हुआ है, उसमें बहुत मुमकिन है पास हो जाए। ये अभी-अभी की बात है, और 2 दिन पहले। ये भी एक प्रपोज़ल आने वाला है इसमें, कि ये है कि जो पढ़ने जाएगा अमेरिका, वो सिर्फ़ 4 साल ही पढ़ सकता है, उसके बाद उनको देश छोड़ना पड़ेगा। तो ये लगातार बहुत सारे अभी उनके 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 जो उसमें तर्कश में काफ़ी सारे तीर हैं, जो भी कुछ अभी चल पड़े हैं, कुछ और चलेंगे। और हम देखेंगे कि ये जैसे कि अच्छी बात ये है कि सलीम कह रहे हैं कि फरवरी-मार्च तक ये सिलसिला रहेगा। उसके बाद अगर वो जो प्राइमरी चुनाव में अगर उनकी पकड़ हट जाती है, तो शायद वो इतनी ज़्यादा ये सब नहीं कर पाते। तो उनके लिए भी यही उसकी वजह ये है निधीश, मैं वजह भी बता दूँ, व्यूअर्स कन्फ्यूज़ ना हो। 4 साल का इनका टर्म होता है, 2028 तक हैं ये प्रेसिडेंट। लेकिन ये जो प्राइमरी का साइकिल होती है, वो अब 2026 के लिए प्राइमरी शुरू हो जाएगी
स्पीड पकड़ेगी। इलेक्शन कैंपेनिंग तो अभी से शुरू है, जनवरी फरवरी में, तो उस वक्त से पिक्चर क्लियर होने लगती है। वो लोग वोटर को पढ़ते हैं, हर हफ्ते ये वोटर के इलाकों में जाते हैं, जितने भी कांग्रेस बिल्कुल, के बिल्कुल, मेंबर्स हैं, बिल्कुल। और वो जाके मूड देखते हैं, उनके बंदे जितने भी एड्स हैं काम करने वाले साथ में, वो मूड देखते हैं, वो सारी फीडबैक आती रहती है, ईमेल, फोन, सब जो वोटर्स हैं वो भेजते रहते हैं इनको। तो उनको पता है महंगाई कम नहीं हुई है, और टैरिफ लगा दिया आपने, हाहाकार मची हुई है उसकी वजह से। आई मीन लोग मैं कल गया था एक दुकान में खरीदने कुछ, तो वो ये कह रहा, बताइए ये जो है 6 कोका कोला है, 6 बोतल का पैक, ये मिल जाता था $5-6 में, अब $20 का, 1899, या बिग डील। हुँ, कह रहा, बताइए अब कुछ नहीं, ये देखिए अंडा, दिखा के कह रहा था, वो गोरा था, वो कह रहा अंडा देखिए $6 का, हुँ। ये हम लोग अंडा भी नहीं खा सकते अब, इस तरह का है। तो आप ये समझ लें, हंसने की बात नहीं है इसमें, लेकिन ये कि हालात हैं यहाँ, तो इनके खिलाफ है ये हालात। तो रिपब्लिकन पार्टी को इनको रिवर्सेस मिलेंगी, इसलिए ये घबराए हुए हैं और सारी चीज़ें ऐसा कर रहे हैं कि मागा जो है वो जुड़ी रहे, और इनका 35-36% वोट जो है वो सॉलिड बैक इनके पास है, जो हुँ, सॉलिड बेस है हुँ, इनका। हुँ। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या कांग्रेस के बंदे ये समझ लेंगे कि भाई ये वोटर जो है अब ट्रम्प से दूर हो रहे हैं, तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो रिवोल्ट शुरू होगा कि कांग्रेस वाले इनके खिलाफ तो जाएंगे, अब बोलेंगे टाउन हॉल कर वो कर। ट्रम्प के साथ रहे या अपनी सीटें बचाएँ? पहले तो उनका सवाल ये जी, वो होगा कहेंगे जो इनका तो लेम डक है, ये जाएँगे, कांग्रेस में तो हुँ। हमें रहना है भाई साहब, अभी रहना है, नेक्स्ट और अब 3-4 वो जब वो टर्म और। और अब वो जाते हैं तो बाकायदा उन पे उनकी हुटिंग होती न लगी है, उनका उनका बहिष्कार होने लगा है, लोग उनसे सवाल करने लगे हैं जिसके जवाब उनके पास दरअसल है नहीं। तो वो मुश्किलें एग्ज़ैक्टली। शुरू हो चुकी हैं, वो भी एक एक वक़्त पर तो उम्मीद करनी चाहिए कि अमेरिका में जो है, जैसे कि हर जगह दुनिया में हर तरफ ही जो है अक्लमंदी जो है वापस लौटे, उसकी भी घर वापसी हो किसी तरह से और जो है मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर मैं आखिरी में जो सलीम पूछना चाहता था कि जो हमारे जो वहाँ के भारतीय लोग हैं और ख़ास तौर पे जो अ, मोदी समर्थक जो थे जिनका जो लोग रोड शो कर रहे थे और जो ट्रम्प साहब के साथ एकदम बिल्कुल दाँत काटी रोटी की तरह दोस्ती थी और गले लग रहे थे और ये सब हो रहा था, तो वो लोग अभी उनका मोहभंग अभी मतलब ऑफ़िशियल आधिकारिक परिभाषित हुआ या नहीं हुआ या अभी भी वो चुप बैठे हुए हैं कि अभी चीज़ें बदल सकती हैं उनके हिसाब से? देखिए 2 चीज़ें, एक जो अमेरिकन्स हैं यहाँ, मतलब इंडियन अमेरिकन जिन्हें हम लोग हुँ, कहते हैं, वो पासपोर्ट रिनाउंस कर चुके हैं इंडिया का, तभी उनको अमेरिकन पासपोर्ट लेने की इजाज़त होती है। मतलब इंडिया की तरफ से कानून इंडिया का ये है कि आप 2 पासपोर्ट नहीं रख सकते। तो उनका तो ये बहुत डरे हुए हैं, वो ये समझ रहे हैं कि भाई नेचुरलाइज्ड सिटीज़न हो गए हम, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं, अगर इस तरह खुल के बोलेंगे तो ये कुछ एक्शन ले सकते हैं, हमारी फ़ाइल निकलवा के उसमें कुछ भी ख़ामी निकाल के हुँ, हमारा जो है रद्द कर सकते हैं सिटीज़नशिप। और इसी तरह ग्रीन कार्ड वाले जो हैं वो भी घबराते हैं। तो बोल तो मैं भी बहुत रहा हूँ, पता नहीं किस वक़्त उठा के ये बाहर कर दें, कुछ नहीं पता। लेकिन भाई सच्चाई बोलनी, एक वक़्त आता है कि आपको बोलनी पड़ती है, बोलनी चाहिए। जैसे आप, निधीश और बहुत से ऐसे इंडिया में लोग कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, और बड़ी काबिले तारीफ़ बात है, और ये इसकी बहुत मदद की जानी चाहिए और सराहा जाना चाहिए। तो यहाँ पे बाकी जो H-1B पे हैं बेचारे, वो तो ऐसे ही मजबूर हैं, वो क्या बोलें? हुँ, और जो ग्रीन कार्ड पे हैं वो भी क्या बोलें? हुँ, कुछ नहीं कह सकते, वो चुपचाप हैं कि भाई कुछ शायद बदल जाए। अब वो कर रहे हैं कि चलो सुप्रीम कोर्ट शायद कुछ कर दे, चलो ये कोई बिल लाए हैं, डेमोक्रेट्स आ जाएँ, शायद वो स्टॉल कर दें, और 28 में जब ये हार जाएँगे तो दूसरा प्रेसिडेंट आएगा तो वो शायद बदल दे। हुँ। ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही लोगों के, क्योंकि सब डरे हुए हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी हद तक जा सकता है। नहीं, पर जो लोग संघ से जुड़े हुए लोग थे और जो वीएचपी और इस सब से जुड़े हुए लोग थे, जो मोदी जी और ट्रम्प को एकदम बिल्कुल जी, जो उनकी भी तालियाँ बात कर रहा हूँ जो तालियाँ बजा मैं, रहे थे, इंक्लूडिंग दोज़। वो सब भी चुप बैठे हुए हैं, वो सब भी उन्हें वो भी चुप बैठे हैं, वो नहीं खुल के बोल सकते भाई, नहीं बोलते वो। हुँ, अगर उनको बुरा भी लग रहा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, जिनमें से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये तो पूरा एक इंडियन आईटी सेक्टर पे अटैक है, और ये एक सर्विसेज सेक्टर पे बाकायदा अटैक है। गुड्स में टैरिफ पे किया इन्होंने, गुड्स ट्रेड, अब ये सर्विसेज ट्रेड, और जो 250 प्लस बिलियन आपने भी बताए फिगर्स, इंडियन आईटी सेक्टर की आईटी इंडस्ट्री है पूरा। अब इसमें जो है किस हद तक फ़र्क पड़ेगा, कितनी बैड, मतलब बिल्कुल आपने रोक दिया, उसका बड़ा असर पड़ता है। वही लोग चीज़ें खरीदते हैं, तमाम तरफ वो
हाउस होल्ड जो गुड्स होते हैं, कोई वॉशिंग मशीन ले रहा है, वायरलेस कनेक्शन ले रहा है, फ़ोन ले रहा है, ये गाड़ी और ये यही लोग खरीदते तो हैं। तरक्की तो तभी सारी तरक्की इंडस्ट्री तभी आती है जब लोग जब पैसे कमाते एग्ज़ैक्टली हैं और वो फिर आप सब चीज़ पे असर डाल रहे हैं। एग्ज़ैक्टली तो सब कुछ चरमरा जाएगा, तो ये बहुत सीरियस चीज़ है, लेकिन वो यहाँ पे डरे हुए लोग यहाँ नहीं कह सकते मेरे ख्याल से कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया होगा सिवाय ये सब धौंस पट्टी के अलावा, जिसके कारण अमेरिका ने कोई एक भी जो है अतिरिक्त पैसा कमाने का कोई ऐसा रास्ता खुला हो उनके पास, जिसके जरिए वो मतलब वहाँ का जो कंज्यूमर है टिकटॉक ज़्यादा बहाल रखा है इन्होंने, जी। टिकटॉक बहाल रखा है, उसी को बस चल रहे हैं बेचारे जो रील ना बना ना बना के वहाँ का टिकटॉक किसान खुश दिखता है, ना वहाँ का जो कंज्यूमर है वो खुश है, जो ट्रेडर है वो परेशान है, जो ये लोग जो प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं वो सब लोग फंस गए हैं इस चक्कर में। तो मुझे नहीं लगता कि ये किस तरफ जाने वाला है, ये बहुत अभी बिल्कुल। और एक साफ आपको बिल्कुल एक कंस्टिट्यूएंसी इनकी रूरल भी कंस्टिट्यूएंसी है इनकी, बिल्कुल रूरल में बहुत से वोटर्स हैं। खासतौर पे तो राइट विंग वो वाले ये जो रिपब्लिकन्स एग्ज़ैक्टली तो वो इसीलिए इस पे और टैरिफ के पे ज़ोर दे के एग्रीकल्चर सेक्टर को कह रहे हैं इंडिया के केस में कि भाई हमें ओपन करो, हम अपना यहाँ से भेजेंगे, जितनी भी खेती के जो हमारे फार्म गुड्स हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं हम भेजेंगे, आप ओपन करें। और डेयरी का भी अगेन इनके रिपब्लिकन वोटर्स हैं। रूरल हिंटरलैंड में आप जाएँ तो डेयरी और ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर ये ज़बरदस्त ट्रम्प कंट्री और ये दोनों पे फोकस कर रहे हैं कि भाई आप खोलिए सेक्टर, कुछ भी हो जाए और H-1B पॉलिसी को टूल बना के और सब तरह से करके आप मजबूर कर रहे हैं सामने वाले को। और मोदी जी का तरफ से तो कोई बयान आता नहीं है, बल्कि कहते हैं कि मकई और उस पे तो शायद उन्होंने कम ही कर दिया है टैरिफ। नहीं मोदी जी ने कि कहा अमेरिका कि किसानों के मामले में वो बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे और सब कुछ दांव पे लगा देंगे। हालांकि जब यहाँ 600 किसान जब यहाँ पे सड़क पे प्रदर्शन करते हुए मारे गए तो उन्होंने कथित तौर पे स्वर्गीय सतपाल मलिक से कहा कि ये वो क्या मेरे लिए मरे। तो ये तो खैर यहाँ भी ऐसा हुआ था। बहुत शुक्रिया सलीम, ये बहुत एक मौजूद समय पे हम एक बड़े ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जिससे भारत में बहुत सारे लोग प्रभावित होने वाले हैं और दुनिया में मतलब ये जो लोग हैं जो पढ़ने लिख कर कुछ जिसको कहते हैं जो उत्पादक दुनिया है, जो कि ग्लोबलाइज्ड दुनिया का हिस्सा होती है और वो बहुत ही इंटरडिपेंडेंट होती है, जहाँ पे एक कोई काम है जो कहीं का काम होगा, कहीं और कोई कर रहा होगा, बेंगलोर में बैठ के हो रहा होगा, कहीं से और से कोई कुछ कर रहा होगा। ये इस तरह की बहुत महीन ताना बाना जोड़कर बनाई गई दुनिया होती है। उस दुनिया को हम देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार अब उसको नुकसान पहुंचा रही है और ये देखा जाएगा इन्होंने रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर तहस नहस कर दिया और ये एक इंटरनेशनल ताना बाना था ग्लोबल लॉ खत्म हो गया, रूल ऑफ लॉ अमेरिका में खत्म होता दिखलाई पड़ रहा है। ह्यूमन राइट्स को देखेंगे तो वहाँ पे हो रहा है, मीडिया में हो रहा है, कोर्ट्स में हो रहा है, सब तरफ एक तरह सुप्रीमेसी को लेकर तो देख ही रहे हैं कि सब चीज़ों को लेकर लगातार ही चल रहा है। तो ये भारत भी उस तरह की मुकामों से गुजर रहा है, गुजर चुका है, गुजरता रहा है, तो वो हम उन चीज़ों से रिलेट भी कर सकते हैं और एक तरह से जो भी लोग ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ पे चीज़ें आराम से हों, लोग आज़ाद रहें, अपनी बात कह सकें, अपनी मन के काम कर सकें, तरक्की कर सकें, उन सब लोगों के साथ हम एक तरह से सहानुभूति भी रख सकते हैं कि हाँ थोड़ी इस समय मुश्किल तो हो रही है, हर तरफ हम देख सकते हैं इस बात को, पर ये शायद मार्च के बाद के जैसे शायद चीज़ें थोड़ी बदलनी शुरू होंगी। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती, ये भी बदलेगी। बहुत शुक्रिया सलीम इस बातचीत में शामिल होने के लिए और हम लोग आगे भी लगातार अमेरिका और भारत के बीच के जो कुछ चल रहा है उसकी जो बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। और आपको ये बात अगर पसंद आई तो इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने हमख्याल लोगों के साथ साझा भी करिए और जो लोग भारत में हैं और वो सारे लोग जो इस वक्त अमेरिका में हैं और जो H-1B वीज़ा को लेकर बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।